व्हाट्स अप गाइस, आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। और ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आ चुका है, गूगल, अमेजोन और भी काफी सारी कंपनीज में आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो कंसेप्ट यूज कर रहा है वो कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इससे सिमिलर काफी सारे क्वेश्चन जो आपको एनकाउंटर होंगे वो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तक जितने डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिया, जितनी चीजें मैं पढ़ लिया, उनसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लीड कोड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 239, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। Given an array nums, there is a sliding window of size k which is moving from very left of the array to very right. ठीक है, तो एक एरे दे रखा है और एक विंडो है इसके अंदर जो लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव कर रही है। यू कैन ओनली सी द के नंबर्स इन द विंडो, तो आपको एक बार में उस विंडो के के नंबर्स ही एक्सेसिबल होंगे, या फिर उसको ही देख सकते हो सिर्फ आप। ठीक है, के नंबर्स उस विंडो को ही देख सकते हो आप। Each time the sliding window moves right by one position, return the maximum sliding window. तो return the maximum number in that sliding window. क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ में तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। तो इन्होंने एक ये nums नाम का एरे दे रखा है और हमें क्या रखा है k equals to 3 और k का मतलब है विंडो ऑफ साइज k, है ना। तो इस विंडो का साइज 3 है और ये हमें एरे दे रखा है। इसके अंदर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 - 3 + 5 6 नंबर्स हमें बताने हैं। ठीक है, ये 6 नंबर्स आउटपुट होंगे और वो कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहली विंडो क्या होगी 3 नंबर्स की, वो ये होगी। ठीक है, और हमारे पास ये सिर्फ ये 3 ही नंबर एक्सेसिबल हैं और हमें बताना है कि इस विंडो के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर इस विंडो के अंदर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर इस विंडो के अंदर ये 3 है, बाकी है 1 और -1, तो सबसे बड़ा नंबर है 3। तो हमें आउटपुट कर देना है 3। ठीक है, उसके बाद ये विंडो मूव कर जाएगी राइट साइड में बाय 1 पोजिशन। तो यहाँ पे हमारी विंडो आ गई। अभी विंडो ये है, ठीक है, ये वाली विंडो, और इसके अंदर भी अभी भी नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 ही है, इसलिए यहाँ पे हो गया 3। इसके बाद हमने दोबारा से अपनी विंडो को मूव किया बाय 1 पोजीशन और अब हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो है ये 5। देख रहे हो, तो अब ये 5 हो गया क्योंकि बाकी नंबर है -1 और -3, तो 5 सबसे बड़ा है, तो 5। उसके बाद हमने फिर से मूव किया विंडो को, तो अब हो गया विंडो के अंदर -3, 5 और 3, और मैक्सिमम नंबर क्या है 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद विंडो को हमने दोबारा से मूव किया बाय 1 पोजीशन, तो अब 6 हो गया मैक्सिमम नंबर और उसके बाद 7 हो गया मैक्सिमम नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें विंडो को एक एक करके आगे मूव करना है और हर टाइम पे बताना है कि मैक्सिमम नंबर इस विंडो के अंदर कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बार बार ये पढ़ते रहो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जांपल देखो या फिर एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तब तक आगे मूव करने का कोई फायदा नहीं है। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या है, वरना कई बार ऐसा भी होता है कॉम्पिटिशन्स के अंदर, ऐसा होता है तो बहुत बेकार बात होती है कि क्वेश्चन कुछ और ही समझ में आ गया और उसके हिसाब से सॉल्व करने लगे, फिर जब सोल्यूशन में डाला तब जाके थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया तब जाके यार क्वेश्चन ही गलत समझा था। तो क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सपोज करो ये मेरी एरे है 2 3 1 5 7 2 1, ठीक है, ऐसा कुछ है और मुझे k = 3 दे रखा है, मतलब कि मेरी विंडोज जो होगी उसका साइज 3 होगा और मुझे बताना है कि इसके अंदर 3 विंडोज के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहली विंडो होगी ये, और इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 3 है ना, सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद ये विंडो स्लाइड कर जाएगी बाय 1 पोजीशन, तो यहाँ पर थी अब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये है मेरी विंडो। अब इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 5, 3 1 और 5 में सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद फिर से विंडो स्लाइड कर जाएगी और अब सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, उसके बाद फिर स्लाइड, अब सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, फिर हमारा दोबारा से स्लाइड कर जाएगी, फिर उसके बाद भी 7 आएगा, फिर अब ये इसके अंदर 5 हो जाएगा, इसके अंदर भी 5 और इसके अंदर भी 5, सही लिखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 - 3 + 8 + 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यही आंसर इसका। तो अगर आपकी विंडो है k साइज की और आपके पास n नंबर्स हैं, तो आप आउटपुट जो एरे होगा उसके अंदर n - k + 1 नंबर्स होंगे। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये आउटपुट के अंदर 8 नंबर्स होंगे, अगर आपके यहाँ पे 10 है, n - k + 1। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा अप्रोचेस देखते हैं क्या क्या लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहली जो अप्रोच हमारे दिमाग में आती है वो तो ये है कि ये विंडो है, ठीक है, इनिशियली सपोज करो ये विंडो है, तो इसके अंदर एक लूप करो और मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लो और यहाँ प्रिंट कर दो। ओके, और उसके बाद अब हमारी विंडो हो गई ये, तो इसके अंदर भी सेम काम करो, एक करके आगे बढ़ो और जो मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट कर दो।
तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम n टाइम्स चल रहे हैं, हम n टाइम्स चल रहे हैं और हर बार क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं k का, और ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी देगा वो होगा n टाइम्स k। तो अगर ऐसा करते चले हम तो हमारा n टाइम्स k के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी o ऑफ n टाइम्स k। बट ये यार एक्सेप्टेबल में नहीं होगी, क्योंकि हमारा n हो सकता है 10⁶ तक का, ठीक है, ये रेंज हो सकती है। और अगर ये रेंज होती है जब n की, तो हमारा जो सॉल्यूशन काम करता है वो होता है o ऑफ n, या फिर इससे कम, ठीक है, log n या फिर कांस्टेंट हो जाए तो मजे आ जाए, ठीक है। तो 10⁶ हमें n दे रखा है, हमारा n इसके बराबर होगा। तो हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो o ऑफ n में निकालना है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो चीज समझ में आती है, ब्रूट फोर्स नहीं चलेगा इसके अंदर। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर हर बार क्या हो रहा है, एक नंबर आ रहा है और एक नंबर निकल रहा है ना। एक नंबर आया, एक नंबर निकला, एक नंबर आया, एक नंबर निकला। तो ये आना और निकलना हमने कहाँ देखा है, हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखा है। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है, कुछ एलिमेंट आते हैं, कुछ एलिमेंट निकलते हैं, है ना। और स्टैक के अंदर भी सेम चीज होती है, बट यहाँ पर क्यू कह रहा हूं मैं, क्यू यूज होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। जबकि स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर याद करो, जिस तरफ से एलिमेंट आता है उसी तरफ से एलिमेंट निकल जाता है। इस विंडो के अंदर यहां से एलिमेंट आ रहा है और यहां से एलिमेंट निकल रहा है ना। और स्टैक के अंदर जहां से आता है वहीं से निकलता है, इसका मतलब स्टैक तो नहीं होगा, ये क्यू से आई थिंक हो सकता है। तो इसीलिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चों के दिमाग में डाउट आती है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे यार जब तक तुम्हें सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा और सारे डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनीज के अंदर, तो वो यही जानना चाहते हैं कि आपको कितने सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है। तो सारे डेटा स्ट्रक्चर भी करने के बाद भी क्वेश्चन कई बार नहीं सॉल्व होते, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो उस केस में यार कुछ और फंडे होते हैं, कुछ और एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दोनों की दोनों साथ में आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्योरली डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है, लेकिन कुछ एल्गोरिदम से भी होते हैं। तो जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं, सारे कंसेप्ट पता होता है, तब आप एकदम से क्वेश्चन देखते हो और पता लगा दो कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर तो ये पक्का यूज होगा। फिर उसके बाद आप ये भी नहीं सोचते कि ये आप बस बोल देते हो कि इसके अंदर W∞Q लग जाएगी। फिर आप ये भी नहीं सोचते कि W∞Q कैसे लगेगी और फिर मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, नहीं। आप बोल देते हो यहाँ पर सेगमेंट ट्री, इसके लिए सेगमेंट ट्री यूज कर ले, आप बस डायरेक्टली बोल देते हो। आप ये नहीं देखते कि अच्छा सेगमेंट ट्री के अंदर कैसे कैसे मुझे ऑपरेशन करने, नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि सेगमेंट ट्री के अंदर कैसे कैसे ऑपरेशन होंगे। तो आप उसकी डीप इंप्लीमेंटेशन में जाते हो, आप क्वेश्चन को देखते हो ओवरऑल और एब्स्ट्रैक्ट आउट कर देते हो कि ये पार्ट इससे कर सकता हूँ मैं, ये पार्ट इससे कर सकता हूँ, यहाँ इसको सेट में स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका मैप लगा लेता हूँ, बस ऐसे बातें होती है, ठीक है। तो इसलिए सारे डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना जरूरी है, कुछ एल्गोरिथम्स हैं वो पता होना जरूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही हार्ड नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड लेवल है। तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर मतलब या तो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं या फिर उनके अंदर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स लगी होती है। ओके, तो क्यू पता चल गया हमें, इसके अंदर क्यू लगेगा। तो हमने क्यूज का क्या देख लिया, एक नॉर्मल क्यू पता है हमें, एक प्रायोरिटी क्यू पता है और एक W∞Q पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी क्यू से कैसे होता है। प्रायोरिटी क्यू से लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सपोज करो आपने k नंबर्स का प्रायोरिटी क्यू बना लिया और प्रायोरिटी क्यू करता क्या, प्रायोरिटी के हिसाब से नेक्स्ट एलिमेंट देता है। तो अगर मेरी विंडो फिलहाल ये है 2 3 1, तो मैं 2 3 1 को अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा और जब मैं वहां से बाहर निकालूंगा एलिमेंट्स को, तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी किस बेसिस पे होगी। मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू के अंदर मिन हीप यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा सबसे कम वाले नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के कंस्ट्रक्टर के अंदर कि हमें किस तरीके की प्रायोरिटी चाहिए कंपैरेटर डाल के। तो हम उसे बता देंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा इस क्यू के अंदर उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो जब इसको हम क्यू में डालेंगे तीनों नंबर्स को, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो 2 3 1 डाला और 3 रिटर्न हो गया। उसके बाद आगे बढ़े और एक नंबर को क्यू में से बाहर निकाल दिया, तो 2 को बाहर निकाल दिया, फिर 5 को डाल दिया। अब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमेशा k नंबर हमें मेंटेन कर रहे हैं, तो एक नंबर निकालो फिर दूसरा नंबर डालो, ठीक है। अब चेक करो सबसे टॉप पे क्या, पीक करो 5 आ जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 5 है। उसके बाद 3 को बाहर निकालो प्रायोरिटी क्यू में से, 7 को डालो, फिर पीक करो तो अब 7 आ जाएगा टॉप पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे मूव करो तो फिर भी 7 ही रहेगा। 1 को बाहर निकालोगे, दूसरा 1 डालोगे, 5 को बाहर निकालो, 2 को डालो, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन है। तो इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, n टाइम्स मूव कर रहे हो, ठीक है, n टाइम्स मूव किया और हर बार जो ऑपरेशन कर रहे हो
डालने का और निकालने का, और हमें पता है जो प्रायोरिटी की होती है उसके अंदर लॉग के अंदर ये सारी ऑपरेशन होते हैं लॉग के, तो n टाइम्स लॉग के में हो जाएगा आपको सॉल्व, ठीक है। n टाइम्स लॉग के अंदर भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। हर बार क्या करना है, आगे आगे बढ़ते रहना है, तो n टाइम्स आगे बढ़ रहे हो और हर बार एक एलिमेंट डाल रहे हो एक एलिमेंट निकाल रहे हो, तो डालना और निकालने का ऑपरेशन जो होता है वो लॉग के अंदर होता है, इसके अंदर प्रायोरिटी के अंदर, तो n टाइम्स लॉग के अंदर आपको ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पहले था o ऑफ n टाइम्स k, और अब आपने कर दिया n टाइम्स लॉग के, तो ऑब्वियसली लॉग के वाला बेटर है, बट देखते हैं अब इसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी क्यू वाला कैसे होगा ये मैं भी आपको बताने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है और ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा। हम जो सोल्यूशन देखने वाले हैं वो ओ ऑफ एन में से सॉल्व करेगा और वो यूज करेगा डब्ल्यू एंडेड क्यू को। डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर हमें पता है कि एक साइड से एलिमेंट आता है और एक साइड से एलिमेंट बाहर निकलता है। अब बस हमें ये देखना है कि कौन से एलिमेंट को बाहर रखना है, कौन से एलिमेंट को अंदर रखना है, और किस तरीके से डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर एलिमेंट्स को रखना है। ये वाली जो अप्रोच है ये आपको ओ ऑफ एन टाइम में सोल्यूशन दे देगी। देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा पुराना वाला एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया है, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स है, ये आ रहा है, और के हमारा 3 गिवन है, और हम देखने वाले डब्ल्यू एंडेड क्यू से कैसे कुछ सॉल्व होगा ये। तो मैं डब्ल्यू एंडेड क्यू होगी हमारी, और इसका साइज होगा हमेशा 3, क्योंकि के 3 है, तो इस डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और डब्ल्यू एंडेड क्यू का हमें पता है कि लेफ्ट साइड से डालते हैं और राइट साइड से निकाल सकते हैं, फिर राइट साइड से डाल के लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों साइड से निकाले और जा सकते हैं एलिमेंट्स को। लेकिन हमें देखना है कि क्या चीज डालनी है और किस तरीके से ये चीज काम करेगी हमारी। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इसके अंदर, स्लाइडिंग विंडो के अंदर, वो ये होती है कि हमें सबसे पहले पता है सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो इस विंडो के अंदर मुझे पता है सबसे बड़ा नंबर मेरा ये है 3 है, लेकिन जैसे ये 3 निकल गया मेरा विंडो से, तो अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा उसका हमें नहीं पता होता इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें नहीं पता होता कि सेकंड नेक्स्ट नंबर कहां मिलेगा या फिर थर्ड नेक्स्ट नंबर कहां मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम नंबर निकाल दे रहे हो करंट विंडो का, तो इससे बड़ा नंबर अब कहां पर होगा, या फिर उसको भी अगर आप निकाल दे तो अब सबसे इससे बड़ा नंबर कहां पर होगा। ओवन टाइम में ये चीज निकालना इसमें इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसे काम होगा वो। ओके, तो हमारी करंट विंडो सपोज करो ये है 2 3 1, और हमें जो स्टोर करना है इसके अंदर, इस एरे टैग के अंदर या फिर डब्ल्यू एंडेड क्यू है, इसके अंदर हम ऐसे स्टोर करेंगे कि जो टॉप एलिमेंट होगा ना, मतलब लार्जेस्ट, वो हमेशा यहां पे होगा पहले नंबर पे, फिर सेकंड लार्जेस्ट यहां पे होगा और थर्ड लार्जेस्ट यहां पे होगा। और देखते हैं वो किस तरीके से मेंटेन होगा। तो लार्जेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है करंट विंडो का, वो हमेशा यहां पे होना चाहिए, उससे बड़ा यहाँ पे, और उससे मतलब उससे छोटा यहाँ पे और उससे छोटा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हम नंबर स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करेंगे सबसे बड़े नंबर का। वो इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जैसे ही सपोज करो मेरा सबसे बड़ा इंडेक्स मुझे पता है कहाँ पर है, सबसे बड़ा इंडेक्स मेरा यहाँ पर है, जिस जो सबसे बड़ा नंबर है उसका इंडेक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब वो विंडो मेरी आगे मूव कर गई, विंडो एक आगे आ गई है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो जो बड़ा नंबर था जो पहले वाली विंडो में था वो अब नहीं है। वो मुझे तभी पता चलेगा कि तभी पता चलेगा जब मैं यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करूंगा उस नंबर का। देखते हैं अभी समझ में आ जाएगा ठीक से। तो अभी फिलहाल इन नंबर्स को भर लेते हैं, पहले प्री प्रोसेसिंग टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहली विंडो के एलिमेंट्स को यहाँ पे डालते हैं। तो 2 डाला, तो 2 का इंडेक्स है 0, तो अभी करंटली 0 सबसे बड़ा है। फिर 2 और 3, तो 3 ऑब्वियसली 2 से बड़ा है ना, 3 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 3 का इंडेक्स रखूंगा, 3 का इंडेक्स है 1। फिर आप बोलोगे भैया फिर 2 का इंडेक्स यहाँ पे रखो 0, लेकिन क्या उसकी जरूरत है? उसकी जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस विंडो के अंदर मुझे कोई नहीं पूछने वाला सेकंड लार्जेस्ट नंबर 2 है कि नहीं है। पता क्यों? क्योंकि अभी पता है मुझे कि सबसे बड़ा नंबर 3 है। अब 3 क्योंकि इसके बाद है, इसके बाद है, तो जब विंडो आगे मूव करेगी, जब तक विंडो आगे मूव करेगी तब तक 3 सबसे बड़ा रहेगा, 2 कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। 2 की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं मुझे। तो खुद ही सोचो, अभी यहाँ पर 3 सबसे बड़ा नंबर है, जैसे विंडो आगे मूव करी 2 तो गया अभी भी, लेकिन अब लेकिन मतलब यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे 1 ही होता, यहाँ पे सपोज करो 1 होता, तो ये विंडो आगे मूव करेगी और अभी भी सबसे बड़ा नंबर 3 है, 2 की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 2 से पीछे है ना। तो क्वेश्चन वापस यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो 2 का रखने का जरूरत है नहीं, 2 रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे सबसे बड़ा नंबर मिलता है, मैंने वहां उसका इंडेक्स यहाँ रख लिया। अब अगला नंबर है 1, और 1 3 से छोटा है। हम चेक करते चलेंगे क्या 1 3 से छोटा है, मतलब इस वाले इंडेक्स पे जो नंबर उससे छोटा है, हाँ उससे छोटा है, तो यहाँ पे रख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ 1 रख लिया। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है मुझे, अगर आगे नंबर्स कुछ ऐसे 0 -1 ऐसे करके नंबर है, तो मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर मेरा यही होगा, ये कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये विंडो से बाहर चला जाएगा, ये विंडो में कभी ना कभी रहेगा इसके बाद भी। इसीलिए मेरे 3 नंबर की विंडो मैंने भर ली, लेकिन अभी भी इसके अंदर 2 ही नंबर्स हैं। समझ में आ गया? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी फ्यूचर में। और इसी तरीके मेंटेन करते रहे चलेंगे, इसी तरीके से इसे पूरा अगर हमने मेंटेन किया तो हर बार हमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो इस इंडेक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में, ओवर टाइम के अंदर। तो अभी करंटली देख लो इस विंडो के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सी इंडेक्स पे है, इस इंडेक्स पे, वो है 3। तो 3 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 यहाँ हो गया। ओके, अब आगे मूव करते हैं एक विंडो। तो अब ये नंबर हो गया। फिर हम चेक कर चलेंगे 5 को इसके साथ, मतलब इसके साथ चेक करेंगे। 5 को सबसे पहले इस इंडेक्स का चेक करते हैं। तो 5 और 2 पे क्या रखा है, 1। तो 5 ऑब्वियसली 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको निकालो, इसको निकालते हैं और अभी डालते नहीं है। उसके बाद फिर चेक करेंगे, अब इस वाले इंडेक्स का चेक करते हैं 5 को। तो 5 इस वाले इंडेक्स वाले नंबर से भी बड़ा है ना, 3 से ही बड़ा है। तो यहाँ से 3 भी गया, और 5 कौन सी इंडेक्स पे है, 3 पे। तो इसका मतलब इस वाली विंडो के लिए मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, इस इंडेक्स की, 5 की। क्योंकि जब ये आगे मूव करेगा तो ना मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी, ना उससे आगे मूव करेगा तो 1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके, तो इस वाली विंडो के लिए सबसे बड़ा नंबर मेरा थर्ड इंडेक्स पे और वो है 5। तो मैं 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब आगे मूव करते हैं। ये अब आया 7 को चेक करूंगा, थर्ड इंडेक्स पर जो नंबर है वो है 5। तो 7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो इसको निकालो यहाँ से। और अब हमारी क्यू खत्म हो गई, इसलिए 7 का इंडेक्स यहाँ पे डाल देते हैं 4। ठीक है, और अब हमारी विंडो हो जाएगी ये 1 आया, और मैं 1 को चेक करूंगा, 1 इज ग्रेटर देन 4। तो 1 इज मतलब जो इंडेक्स नंबर 4 पे जो एलिमेंट है 7, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब 1 का इंडेक्स जो है वो 5 है, उसको स्टोर कर लेते हैं। और अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सी इंडेक्स पे है, तो 4 पे है, और 4 पे जो नंबर है वो है 7 को डाल लेते हैं। तो इस विंडो के लिए 3 हो गया, इस विंडो के लिए 5 हो गया, इस विंडो के लिए 7 हो गया, इस विंडो के लिए भी 7 है। तो मैंने लिखा क्यों नहीं, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, और अब हमारी विंडो ये हो गई है। और अभी भी सबसे बड़ा नंबर जो है वो इसी इंडेक्स पे है, फोर्थ इंडेक्स पे, और वो है 7। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, 2 बार 7 आएगा। और अब हमारी विंडो हो जाएगी ये 7, 1 और 2। ठीक है, 7, 1 और 2। अब मैं चेक करूंगा क्या 2 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से कैसे पता चलेगा, 1 मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स से बड़ा है, तो 5 इंडेक्स पे 1 है, तो हाँ 2 बड़ा है, तो मतलब इसको निकालो यहाँ से। फिर मैं 2 चेक करूंगा क्या 2 इस वाले इंडेक्स वाले नंबर से ही बड़ा है, तो 2 7 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो सकता है इस विंडो का, तो इसलिए इसकी इंडेक्स में यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ 6। और अभी चेक करते हैं सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर होगा, इस इंडेक्स पे। तो 4 पे क्या है, 7, इसलिए 7 आ जाएगा दोबारा से। आगे मूव करते हैं, अब हो गया ये। और अब एक चीज चेक करनी है, अब हमें ये भी देखते रहना हर बार कि क्या जो करंट विंडो है उसके पार तो नहीं चला गया हमारा ये नंबर। तो करंट विंडो अब ये है 5, 6, 7, और ये नंबर 4 पे है, तो इसका मतलब अब ये यहाँ पर नहीं रहा। इसका मतलब इसको शिफ्ट कर देते हैं एक बार, 4 को बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब अब सबसे बड़ा नंबर जो है करंटली हमें जो लग रहा है वो ये है 6 इंडेक्स पे। लेकिन क्या वो है, अभी देखते हैं। तो 5 को चेक करूंगा मैं, 6 इंडेक्स पे जो नंबर है, तो 6 इंडेक्स पे 2 है, तो क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ 2 से बड़ा है, तो इसको भी यहाँ से निकालो। और 5 किस इंडेक्स पे, 7 पे रख लेते हैं। और अभी इस विंडो के लिए सबसे बड़ा नंबर किस इंडेक्स पे होगा, 7 इंडेक्स पे। 7 इंडेक्स पे है 5, तो 5 को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हमारी विंडो हो गई है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या 4 इस वाले इंडेक्स पे जो नंबर है उससे बड़ा है, तो नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसका इंडेक्स मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सी इंडेक्स पे, 7 पे। 7 पे 5 है, 5 यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, और फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो 5 अभी भी इस विंडो के अंदर ही, इसलिए 5 को निकालने की जरूरत नहीं है। अब आएगा 3 के साथ हम क्या करेंगे, क्या 3 जो 8th इंडेक्स पे नंबर है उससे बड़ा है, उससे बड़ा नहीं है, तो 3 का इंडेक्स क्या है, 9, उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। तो इस विंडो के लिए ये हो गया। और करंट मैक्सिमम इस विंडो के लिए इस नंबर पे है 7 पे। 7 पे 5 है, 5 को यहाँ रख लेते हैं। और ऐसे करते करते हमारा एरे खत्म हो गया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 5 7 7 7 5 5 5, ये इसका आंसर है। और ये सारे ऑपरेशन आपको देखने में लग रहे होंगे शायद ऑफ एंड टाइम्स के है, लेकिन अगर गौर से देखोगे
तो हर नंबर को एक या दो बार विजिट किया, दो बार से ज्यादा किसी नंबर को विजिट नहीं किया, इसका मतलब ये O ऑफ n सोल्यूशन है। ठीक है, तो O ऑफ n टाइम्स में k स्पेस यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं W एंडेड Q की हेल्प से। तो हमें अगर पता ही नहीं होता कि W एंडेड Q एग्जिस्ट करते हैं या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कर तो लेते हैं लेकिन इफेक्टिव टाइम में कभी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये इफेक्टिव अप्रोच है। एक बार एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कैसे ये अप्रोच काम करती है, उसके बाद इसका कोड करते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल है ये, और ये हमारे नंबर्स हैं, ये इनका इंडेक्स है नीचे। इस टाइम k इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब जो विंडो होगी वो हमारी 4 नंबर्स की होगी। देखते हैं जरा यहाँ पे वो कैसे अप्रोच काम करती है। तो सबसे पहले 4 नंबर्स का हमें प्रायोरिटी क्यू बनाना है, मतलब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर, मतलब प्रायोरिटी क्यू नहीं सॉरी W एंडेड क्यू, इस W एंडेड क्यू के अंदर सिर्फ 4 नंबर आ सकते हैं एट मैक्स एक टाइम पर। तो इन चारों को डालते हैं। सबसे पहले 4, तो 4 का इंडेक्स है 0 आ गया। फिर 3 4 से छोटा है, मतलब इस इंडेक्स से छोटा है, तो 3 का इंडेक्स है 1, यहाँ पे डाल दिया। फिर 1 3 से छोटा है, इस इंडेक्स से छोटा है, तो 1 का इंडेक्स 2 यहाँ डाल दिया। फिर 2 इस वाले इंडेक्स में जो नंबर है उससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसे यहाँ से निकालो। और 2 इस वाले इंडेक्स से छोटा है, तो इसको 2 को इंडेक्स में यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है, सब फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और ये फोर्थ लार्जेस्ट। तो अभी इस विंडो के अंदर 4 3 1 2 के अंदर सबसे बड़ा नंबर 0th इंडेक्स पर जो कि 4 है, तो 4 को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये विंडो हो गई हमारी। आगे मूव करते हैं और हमारी विंडो हो जाएगी 3 1 2 5। और अब चेक करेंगे क्या ये वाला जो नंबर है वो विंडो के अंदर है, तो ये वाला नंबर अब विंडो के अंदर नहीं रहा, तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, और अब सेकंड लार्जेस्ट नंबर का इंडेक्स हमारे पास है, देख रहे हो, सेकंड लार्जेस्ट नंबर का इंडेक्स अभी भी हमारे पास है। तो ये क्या करके खिसक जाएंगे ये, तो ये खिसकाने की हमें जरूरत पड़ती नहीं, लिंक लिस्ट होते हैं तो लिंक लिस्ट के अंदर वो अपने आप मेंटेन होता है। हेड निकल गया तो अगला हेड वही हो गया। ठीक है, तो क्या था 1 और 3। ओके, अगला आया 5 को चेक करेंगे क्या थर्ड इंडेक्स में जो नंबर है उससे बड़ा है ये, हाँ उससे बड़ा है, तो इसको निकालो। उसके बाद 5 को चेक करेंगे क्या फर्स्ट इंडेक्स में जो नंबर उससे बड़ा है, तो हाँ उससे बड़ा है, तो इसको भी निकालो। 5 है फोर्थ इंडेक्स पर, 4 को डाल दिया। और इस विंडो के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है फोर्थ इंडेक्स पर जो कि 5 है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस विंडो के लिए हो गया। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे 3 आएगा, और 3 इस फोर्थ इंडेक्स में जो नंबर उससे छोटा है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 का इंडेक्स 5 यहाँ पे आ गया। अगला नंबर आया 4 को चेक करेंगे क्या 4 5th इंडेक्स में जो नंबर है उससे बड़ा है, तो हाँ 4 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हटेगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या 4 4th इंडेक्स में जो नंबर उससे बड़ा है, नहीं बड़ा, तो इसका मतलब 4 का इंडेक्स यहाँ डाल देते हैं। और करंटली सबसे बड़ा नंबर 4th इंडेक्स पे है जो कि है 5, उसको प्रिंट कर लिया। आगे मूव करते हैं, तो इस विंडो के लिए हो गया था, मतलब इस विंडो के लिए हो गया, फिर इस विंडो के लिए भी हो गया। अब इस विंडो के लिए कर रहे थे, और अब इस विंडो के लिए भी हो गया। अब यहाँ आते हैं। ठीक है, अब 7 आया, तो क्या 7 इस इंडेक्स में जो नंबर है उससे बड़ा है, हाँ उससे बड़ा है, तो इसको निकालते हैं। क्या 7 इस इंडेक्स में जो नंबर उससे बड़ा है, तो हाँ 7 इससे भी बड़ा है, तो ये यहाँ से गया। और 7 का इंडेक्स 7 जो है वो यहाँ आ गया। और करंटली इस विंडो के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर इस इंडेक्स पे है जो कि है 7 यहाँ आ गया। ओके, तो हमारी ये विंडो भी कंप्लीट होगी। आगे मूव करते हैं, आया 1 चेक किया क्या 1 7th इंडेक्स में जो नंबर है उससे बड़ा है, नहीं बड़ा, तो 1 का हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है 8 स्टोर कर लिया। और करंटली सबसे बड़ा नंबर इस इंडेक्स पे है 7 पे, 7 है, 7 पे डाल दिया। अब अगली विंडो हो गई हमारी ये 9th इंडेक्स में जो नंबर है वो 9 है, क्या वो इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा है। 8th इंडेक्स में जो नंबर है 1 उससे बड़ा है ये 9। फिर 7th इंडेक्स में जो नंबर है 7 उससे बड़ा है 9, तो इसको भी हटाएंगे। और 9 का इंडेक्स जो है 9 वो यहाँ स्टोर कर लिया। और करंटली इस विंडो के लिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 9th इंडेक्स पे, 9th इंडेक्स पे नंबर है 9। तो हमारे नंबर थे 10 नंबर्स थे, तो n इक्वल्स टू 10। हमें पता है n माइनस k प्लस 1, तो 10 माइनस 4 प्लस 1, 10 माइनस 4 इज 6 प्लस 1 इज 7। तो यहाँ 7 ही नंबर्स आने चाहिए, यहाँ पे कहीं मैंने 6 लिखा है क्योंकि एक 5 मिसप्लेस हो गया, तो एक और 5 आएगा यहाँ कहीं बीच में। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर बार W एंडेड Q से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। जरा कोड कर लेते हैं इसको, देखते हैं कैसे कोड होगा। तो मैं कोड यही करने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम इस लीड कोड के अंदर, या फिर लीड कोड पर ना करने के बजाय इक्लिप्स में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स के अंदर हमें वो मिल जाता है ऑटो कंप्लीट, उससे जल्दी हो जाएगा। तो मैं एक नई पैकेज बना लेता हूँ, क्वेश्चंस, इसके अंदर एक न्यू क्लास बना लेते हैं।
स्लाइडिंग विंडो ठीक है। और इसके अंदर हमें ये वाला फंक्शन आना है, तो ये मैं पूरी क्लास ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है हमें, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमें ये करना है, ठीक है। नम्स नहीं, इसको मैं ए कर लेता हूँ क्योंकि नम्स बार बार लिखना पड़ेगा। के तो मैक्स स्लाइडिंग विंडो ये वाला फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है। हमें ये एरे दे रखा है और ये हमें के दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जो काम करना है वो ये है कि एक डब्ल्यू एंडेड क्यू बनानी है। तो डी ई क्यू यू ऑफ इंटीजर डी क्यू इक्वल्स टू न्यू, लिंक लिस्ट यूज करके बनाता हूँ, लिंक लिस्ट इंपोर्ट करा देते हैं। तो इंपोर्ट यहाँ मैं डालता हूँ, तो वो एरर चला गया हमारा। और हमें रिटर्न करना है एक एरे ऑफ इंटीजर्स, है ना। ये एरे ऑफ इंटीजर हमें रिटर्न करना है फाइनली, तो उसको मैं भी बना लेता हूँ साथ ही में। तो इंट, सबसे पहले तो एक n वेरिएबल बनाता हूँ, इंट n, जिसके अंदर होगा a डॉट लेंथ, ठीक है, और इंट आंसर। इसके अंदर हमेशा एलिमेंट आएंगे n माइनस के प्लस 1, और फाइनली हमें ये रिटर्न करना होगा, रिटर्न, ठीक है। तो वो ये वार्निंग आ रही थी बार बार, वो चली गई। ओके, तो हमें ये आंसर रिटर्न करना है, इसका मतलब इस आंसर के अंदर से हमें सारे फिल करने हैं। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो डब्ल्यू एंडेड क्यू हमने बना लिया है। सबसे पहले इस डब्ल्यू एंडेड क्यू को फिल करते हैं फर्स्ट के नंबर्स के साथ। फर्स्ट के नंबर्स मतलब सबसे पहले एक इंडेक्स बना लेते हैं, इंडेक्स वाला वेरिएबल इंट आई इक्वल्स टू 0, और एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर आई लेस देन के आई प्लस प्लस। और करना क्या है, तो करना क्या है, हमें वो एलिमेंट्स फिल करने हैं इसके अंदर। लेकिन फिल किस तरीके से करना है, हमें चेक करना है कि जो सबसे राइट में एलिमेंट है, क्या उससे मेरा जो करंट एलिमेंट है बड़ा है कि नहीं बड़ा। अगर बड़ा है तो उस एलिमेंट को बाहर निकालना है और करंट एलिमेंट का इंडेक्स हमें पुश करना है, ठीक है। तो ये चीज हम करते हैं यहाँ पे। तो वाइल सबसे पहले चेक करते हैं कि डी क्यू एम्प्टी ना हो जाए पहले ही, वरना वो हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो वाइल डी क्यू इज नॉट एम्प्टी एंड जो करंट एलिमेंट है जो कि है ए ऑफ, या फिर डी क्यू डॉट गेट डी क्यू डॉट पी क्लास। तो इसके अंदर हमें पता है सारे सारे फंक्शन। डी क्यू डॉट पी क्लास क्या करता है, तो लास्ट एलिमेंट पिक कर देगा। तो डी क्यू डॉट पी क्लास पे जो इंडेक्स है ए ऑफ डी क्यू डॉट पी क्लास, अगर ये छोटा है या बराबर भी है मेरे करंट एलिमेंट के ए ऑफ आई के, तो मुझे क्या करना है, डी क्यू डॉट रिमूव लास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया मैंने। तो जब तक मुझे मेरी जब तक डब्ल्यू एंड क्यू खत्म नहीं होती, और साथ ही जो मैं पीक करता हूँ लास्ट में एलिमेंट को, वो लास्ट एलिमेंट अगर मेरा छोटा है करंट एलिमेंट से, तो इस लास्ट एलिमेंट को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, डी क्यू डॉट रिमूव लास्ट। और मैं तब तक करता चलूंगा जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब या तो मेरी लिस्ट खत्म नहीं आती या फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। और जैसे ये काम खत्म होता है, मैं इस करंट एलिमेंट को अपनी लिस्ट में डाल देता हूँ। तो डी क्यू डॉट एट लास्ट आई, ठीक है। तो आई हमें डालना है, इंडेक्स डालना है, याद करो हमें इंडेक्स डालना है इस लिस्ट के अंदर, नंबर्स नहीं डालने हैं, ठीक है। तो हमने ये प्री प्रोसेसिंग टाइप की कर लिया, हमारे फर्स्ट के नंबर्स हमने फिल कर लिए हैं। तो हमारी फर्स्ट विंडो के साथ काम हो गया। अब बाकी सारी विंडोज के लिए हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो एक और लूप लगाता हूँ फॉर, इस बार वो एन तक जाएगा। मतलब आप चाहते तो ये सारा काम एक ही फॉर लूप में भी कर सकते थे, है ना। मतलब वहाँ पे एक फिर इफ कंडीशन का चेक लगाना पड़ता है अंदर, लेकिन मैंने ऐसे प्रेफर किया है, ठीक है। और आप चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो करंट विंडो का सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, गेट फर्स्ट। डी क्यू डॉट गेट फर्स्ट हमें फर्स्ट नंबर दे देगा, या फिर पीक फर्स्ट। तो आंसर ऑफ आई माइनस के
आंसर ऑफ आई माइनस के शुड बी डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट। ये समझ में आया इसका मतलब क्या है? तो करंट विंडो क्या है? करंट विंडो हमारी जीरोथ विंडो होगी। अगर यहाँ पे हमारा, क्योंकि के सपोज करो 3 है, या फिर ये वाला एग्जांपल सपोज कर लो, तो के हमारा 4 है और अब हमारा आई जो है वो 0 1 2 3 4 है, तो हमारा आई भी 4 है, के भी 4 है। तो जो ये वाला एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे होगा? आई माइनस के, 4 माइनस 4 मतलब 0। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, आंसर ऑफ आई माइनस के, इस वाले इंडेक्स को भर रहा हूँ मैं, आंसर ऑफ आई माइनस के विल बी डी क्यू ऑफ पीक माइनस फर्स्ट। तो मैं ये वाला एरे जो है ये फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वाले एरे में ये वाली इंडेक्स जो होगी आई माइनस के पे, हमेशा आई माइनस के पे होगी, क्योंकि हम एक एक करके आगे ऊपर दे आ रहे हैं, के हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो ये लास्ट ये वाला जो नंबर है क्या वो करंट विंडो के अंदर प्रेजेंट है, कहीं वो करंट विंडो से बाहर तो नहीं चला गया। वो कैसे पता चलेगा? वो इससे पता चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर स्टोर नहीं किया, हमने यहाँ पे एक्चुअली इंडेक्स स्टोर किया है, ठीक है। और जब भी ये इंडेक्स छोटा हो जाए, ये वाला इंडेक्स सपोज करो, इस इंडेक्स पे नंबर जो है वो है x, ठीक है। जब भी ये नंबर छोटा हो जाएगा हमारे करंट पोजीशन से, ठीक है, आई माइनस के से, अगर आई माइनस के से छोटा हो गया मतलब हमारी करंट विंडो से पीछे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि करंट विंडो कहां पे होगी? सपोज करो आई ये था, तो आई माइनस के यहां तक जाएगा। अगर ये नंबर इससे भी छोटा है, ये इंडेक्स अगर इससे भी छोटी है, तो इसका मतलब ये हमारी विंडो से पार जा चुका है। इसका मतलब इसको यहां से निकालो बाहर, ठीक है। इसका मतलब एक्स को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, ओके। तो ये वाली चीज यहां पे लिख लेते हैं। तो वाइल not dq dot is empty and a of no a नहीं चेक करना, हमेशा करना है कि i जो है वो छोटा है, सॉरी a dq dot peak first, क्या ये छोटा है या बराबर भी है i माइनस के? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसको, इसका मतलब बाहर निकालने का टाइम आ चुका है यहाँ से। तो dq dot रिमूव फर्स्ट, तो ऐसा करते चलेंगे हम जब तक कि हमारा करंट विंडो से बाहर नहीं चलाता एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है? सेम यही वाले स्टेप फॉलो करना है जो हमने पहले स्टेप किए थे ना। इस नंबर को अब हमें डालना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो ये वाली लाइन दोबारा से लिख सकता हूँ। ये मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। तो दोबारा से चेक करूंगा मैं, लास्ट एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हमें लास्ट एलिमेंट को बाहर निकालना है, बाहर निकालते रहना है जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए या फिर वो कंडीशन फेल ना हो जाए, और उसके बाद एट लास्ट कर देना है। ये मैंने अब सारे नंबर्स के साथ कर लिया, और करते 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 हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। इस लूप का काम हो चुका है, और फिर फाइनली जो लास्ट नंबर होगा उसको भी डाल लेते हैं क्योंकि ये छूट जाएगा वरना। तो आंसर ऑफ आई माइनस के विल बी टी क्यू डॉट पीक फर्स्ट, और फिर फाइनली मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये काम करेगा। इसको जरा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको स्टैटिक क्लास बना लेता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो इसको एरे चाहिए सबसे पहले। तो ये वाला एरे जो था यही रहता है 4 3 1 2 5 4 3 1 2 5 3 4 7 1 9 3 4 7 1 9, और के की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो ये हमें एक फाइनली एक आंसर रिटर्न करेगा, इंट आंसर का एरे रिटर्न करेगा, और उसको हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के। ठीक है, चला के देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आंसर के अंदर हमें ये नहीं डालना चाहिए, आंसर के अंदर हमें डालना चाहिए ए,
क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल रहे हैं, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आंसर के अंदर हमें फिल करते टाइम प्रॉपर एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए लगा रहा हूँ। अब रन करते हैं इसे, तो हमें मिल रहा है 4555779, 4555779, ठीक है, यही आंसर था हमारा। तो ये काम कर रहा है हमारा। तो जरा सेम इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसे डाल के देखते हैं लीड कोड के ऊपर वो चलता है कि नहीं चलता। तो ये हमारा कोड है और देखते हैं रन कोड करके। आई थिंक इसको जावा डॉट यूटिल भी चाहिए होगा, तो इम्पोर्ट ठीक है, लेट्स रन दिस कोड। ओके, साइन इन करना है, मैं साइन इन करता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया है यहाँ पे, और अब रन करते हैं इस कोड को। तो लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो इनके इनपुट के लिए चल गया। टेस्ट केस ये था, ऐसा करते हैं हम कुछ और टेस्ट केसेस लेके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। 6 5 4 3 2 1। लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, इसमें भी चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं लीड कोड वाले, ये आपकी कस्टम इनपुट को लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका कोड आउटपुट दे रहा है वो तो देते ही हैं, साथ ही जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है तो वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो काफी कूल चीज है ये। इससे आपको पता चलता है कि आपका कोड कितना गलत है, अगर गलत है तो। लेकिन हमारा हमें लग रहा है कि सही आउटपुट आ रहा है, तो नो डिफरेंस। तो सबमिट कर सकते हैं, मतलब सबमिट कर दिया मैंने। ओके, तो अगर हमारी इनपुट खाली एरे है तो वहां पे हमारा शायद प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो हमें वो वाला केस भी हैंडल कर लेना चाहिए। हमें एक्सेप्शन मिल रही है, ठीक है। तो अगर ये खाली है तो उसका अलग से हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ ध्यान रख लेते हैं उसका, इफ n equals to 0 रिटर्न a। ठीक है, या फिर अगर 1 भी है तो भी। ठीक है, ये कोड चल गया। faster than 81.91% of Java on a submission for this code, less than 6.245। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमें दे रहा है, स्टैटिस्टिक्स देता है ये लीड कोड के अंदर कि जितने भी लोगों ने अपना ये कोड सॉल्व किया है या इन्होंने डाला है, उसके अंदर तुम्हारा वाला कोड कितना ज़्यादा फास्ट है या फिर तुम्हारा कोड कितनी कम मेमोरी ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा कंपैरिजन यहाँ पे करके हमें दे देता है, सो दैट हम मोटिवेटेड रहें अपना ये जो कोड है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो कुछ वेरिएबल्स अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो या फिर कुछ एरे आपने एक्स्ट्रा लिया है कहीं पे, तो वहाँ आप देख सकते हो उसको कैसे करके ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लेकिन हमारा ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो वाला क्वेश्चन कैसे किया हमने। एक और चीज़ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो हमारा कोड है, ये जो हमने जितने भी ये चीज़ें की हैं, ये जितने भी हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काम किए हैं, तो वो सारा सारा काम हमारा यहाँ पर है। तो ये सारे काम को हम अपने गिटहब पर डाल देते हैं, जिससे कि आपके लिए ये कोड एक्सेसिबल हो। क्योंकि अब हम इसके अंदर कोड और ज़्यादा ऐड करते रहेंगे, कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे अच्छे अच्छे वो भी ऐड करते रहेंगे। तो उसका एक रेपो होना चाहिए गिटहब पर, सो दैट आप इजीली एक्सेस कर सको। तो इसको हम जरा गिटहब पर डालते हैं। तो मैं आपके सामने डालूंगा एकदम गिटहब पर, देखते हैं कैसे करता हूँ ये। सबसे पहले मैं गिटहब खोलूंगा अपना, ठीक है। यहाँ पे आया और एक न्यू रेपो बना देते हैं। तो ये मैंने एक रेपो बना लिया, नाम बहुत देर बाद सोच के, DS Algo, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एट अपनी कक्षा जावा प्लेसमेंट कोर्स। पब्लिक रेपो होगी और डोंट इनिशियलाइज विद रीडमी। इस रीडमी को मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। एड अ लाइसेंस मे बी अपाचे 2.0, ऐड अ गिट इग्नोर, ठीक है। क्रिएट रेपो, तो ये हमारी रेडमी रेपो तैयार है, ठीक है। और तो ये हमारा ये कोड है, ये टर्मिनल में देखते हैं कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें गिट के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, गिट के ऊपर काम किया हुआ है हमने उसके ऊपर।
वो आप देख सकते हो। तो मैं अभी करंट मेरी जो डायरेक्टरी है वो यही है, देख रहे हो एलएस कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मिल रही है। मैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गया अपने टर्मिनल के अंदर, और इसके अंदर आके मैं करूँगा गेट इनिट। तो इनिशियलाइज हो चुके हैं गेट, ठीक है। और अब क्या करना है, इस वाले के साथ हमें इसे इसका अपस्ट्रीम हमें ये करना है, ठीक है, ये वाली रेपो। तो उसके लिए इस वाले कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ये जो SSH है क्लोन और डाउनलोड, इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे आते हैं गेट इनिट हो गया। देखते हैं गेट स्टेटस। तो ये सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, इन सभी को हमें ऐड कर लेना है। तो गिट ऐड डॉट सारी ऐड हो गई। अगर हम दोबारा स्टेटस देखेंगे तो अभी सारी हमारी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। गेट सबसे पहले क्लियर, उसके बाद गेट कमिट -m, इन सबको मैं इनिशियल कमिट दे रहा हूँ, इनिशियल कमिट। तो हमारे इनिशियल कमिट में काफ़ी सारा काम हो गया क्योंकि हमने पहले से गिटहब में ही डाला था। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कोड है जो आपको गिटहब पे डालना चाहिए, उसको उसी के साथ शुरुआत में डालना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, बट मैं बाद में डाल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। ये सारा हमारा कमिट हो चुका है विद इनिशियल कमिट। अब गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको अपना रिमोट दे देते हैं जिस पे ये पुश करेगा कोड। तो गिटहब पे डाल रहा हूँ मैं, आपके काफ़ी सारे रिमोट होते हैं, गिट लैब भी होता है, तो मैं गिटहब पे डाल रहा हूँ अपना। चेक कर लेते हैं ये हुआ कि नहीं, गिट रिमोट वी, ठीक है, ओरिजिन पे आ चुका है। तो अब हमें करना है गिट पुश सारा कोड ओरिजिन के मास्टर पे। सबसे पहले गेट पुल कर लेते हैं, गेट पुल, क्योंकि वो लाइसेंस वहां पर है। तो ये लाइसेंस जो हमारा था ये मैंने पुल कर लिया है। यहाँ पर गेट पुल अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्रीज, जो हमें ऑप्शन दे देता है गिटहब पहले से ही, ठीक है, ये हमें यूज करना था, गेट पुल अलाउ और अनरिलेटेड हिस्ट्रीज, जो मैं यूज नहीं कर रहा था पहले। तो हमारा लाइसेंस आ चुका है। अब हम कर सकते हैं गेट पुश ओरिजिन मास्टर। पुश हो चुका है, ठीक है, और चेक कर लेते हैं यह है कि नहीं। तो ये सारा हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है, और एक रीडमी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, टेम्पररी, बट इसको हम सुधारेंगे। आपके पास कुछ सजेशन हो रीडमी के लिए तो आप भेज सकते हो, ठीक है। पुश रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट रीडमी के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए यही ठीक है। क्रिएटेड रीडमी, ठीक है। तो ऑल पुल रिक्वेस्ट आर वेलकम टू दिस कोड। अगर आपको लगता है कोई लाइन दिक्कत है, किसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई इश्यू है, तो वो भेजो, ठीक है। ये हमारा सारा कोड यहाँ पर है अब, जो भी हमने कराया है। तो अब जितने भी कोड हुआ करेंगे वो सारे मैं यहाँ पे पुश कर दिया करूँगा आके, तो आपके लिए वो एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो जैसे आज का हमारा कोड जो था वो था इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, तो ये रहे इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसके अंदर हमारा ये स्लाइडिंग विंडो maxim.java, और ये आपका कोड, ठीक है। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब आगे हम कर रहे होंगे एक नया डेटा स्ट्रक्चर सेट, ठीक है। सेट के अंदर देख रहे होंगे सेट कैसे काम करता है, और सेट के अंदर क्या क्या क्लासेस होते हैं जो हमें यूजफुल होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैप करेंगे, उसके बाद कंपेरेटर्स, ये सब चीज़ें करेंगे। कंपेरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो आपको बताया नहीं कंपेरेटर कैसे काम होता है, बट कंपेरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे अभी बताया था प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू आपका मेन हीप यूज़ कर रहा होता है, जिसमें आपका मिनिमम एलिमेंट निकल के आता है सबसे पहले पीक करने पे या पॉप करने पे। अगर आपको चाहिए कि वो मैक्सिमम एलिमेंट दे तो वो कैसे देगा, वो कंपेरेटर की हेल्प से देगा, ठीक है। तो वो कंपेरेटर पढ़ लेंगे हम बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय।